तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। उसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाकर नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं, जिसमें टू पॉइंट्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। अब तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं, वो है इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं क्या है इस पे बातें। देखिए, एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बारे में कई बार इस फिजिक्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल पेंडुलम जो होता है उसकी टाइम पीरियड इसके लेंथ पे डिपेंड करती है। ये जो लेंथ है उस पे डिपेंड करती है, सही है। और ये जो लेंथ है, सीख चुके हैं इस चैप्टर में कि आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तो इसकी लेंथ भी वेरी हो जाएगी। तो क्योंकि इसकी लेंथ वेरी हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगा, तो टाइम पीरियड में भी असर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इधर जाता था, इधर से फिर यहाँ आता था, यहाँ से फिर इधर गया, और जब ये लौट कर वापस आया तो इतने टाइम को बोलते थे टाइम पीरियड। ठीक है, ऐसा होता है। तो हाँ, ऐसा होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2π√, अभी इसकी लेंथ ले लेते हैं L0, L0/g। ठीक है, तो ये कब है? एट टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर ले लेते हैं। देखिए, टेम्परेचर को यहाँ पे T से रिप्रेजेंट करेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं, थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एट टेम्परेचर θ0, ठीक है, ये इसकी टाइम पीरियड है। अब क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज कर दिए तो इसकी टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगी। तो टाइम पीरियड 2π√L' g हो जाएगा। ठीक है, एट टेम्परेचर थीटा। तो फिर टाइम पीरियड में जो चेंज आ रहा है उसके चेंज के वेरिएशन को देख लेते हैं कि L' बिकम्स L0 1 + अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को यहाँ पे लिखा गया है थीटा के टर्म्स में, डेल्टा थीटा। ठीक है, जितना भी टेम्परेचर में आप वेरिएशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग लेंथ में वेरिएशन होगा, उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इस वैल्यू को अगर आप T' में पुट करें तो 2π√L', तो L' को क्या लिखेंगे? L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। मैंने इस रूट को अलग कर दिया और इतने को रूट में बाहर ले लिया, तो क्या इसके पावर में 1/2 लिख सकते हैं? समझ रहे बात? इसके अंदर में आप जो लिख रहे हो इसमें पावर में 1/2 किया जा सकता है। फिर ये दोनों टर्म्स हैं, इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। फिर इसको अंदर लोगे रूट के तो वही बात हो जाएगी। तो यहाँ लिखने का फ़ायदा ये है कि ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड वही है जो पहले था, इनिशियल एट t = 0 वाला इनिशियल T0। तो ये T0 है, ऑलराइट। तो ये इसको लिख सकते हो T' = T0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा के पावर में 1/2। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बहुत छोटी होती है, तो एज अल्फा डेल्टा थीटा इज मच लेस देन 1, सो बाय बाइनोमियल थ्योरम अप्रोक्सीमेशन ये जो पावर है ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हुआ मतलब हाफ मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब आपने 2 से एक तरह से डिवाइड कर लिया, तो ये इसकी टाइम पीरियड हो गई। तो डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, यानी कि टाइम पीरियड में चेंज इज T' - T0। ठीक है, ये हो गया। तो जब आप इसको माइनस करते हैं तो देखिए T' में ऑलरेडी एक T0 है। देखो T0 अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये T0 और ये T0 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या आता है T0 अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, ये आ जाता है। ठीक है, तो देयर इज चेंज इन द टाइम पीरियड। ठीक है,
तो फ्रैक्शनल इसको क्या बोलोगे, टोटल चेंज, इसको बोलोगे चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज के लिए क्या करोगे, डेल्टा टी बाई टी ये करोगे या टी नॉट करोगे, तो आगे डिवाइड हो जाता है, तो क्या आ गया आंसर देखो, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज वेयर डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑलराइट। किसका है ये, वो रॉड का है, या फिर जो वायर आप यूज कर रहे हो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे हाईलाइट करके समझा देता हूँ मैं आप। मैंने यहाँ पे समराइज करके लिख दिया है कि जब भी टेम्परेचर चेंज पॉजिटिव होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि डेल्टा थीटा अगर पॉजिटिव है दैट इज टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो इसका मतलब टी डैश की वैल्यू अब ज़्यादा हो जाएगी पहले के मुकाबले। तो अगर ज़्यादा हो गई है तो क्लॉक बिकम्स स्लो, है ना, ये टी नॉट वाला वैल्यू है, तो क्लॉक बिकम स्लो क्यों, क्योंकि अब ये लंबा ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो अब उसको समय जो है वो ज़्यादा लगेगा, देयरफॉर दे लूज टाइम, ठीक है। तो टाइम लूज होने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ये पेंडुलम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जब जाता है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम, तो घड़ी का जो सेकंड है वो 1 सेकंड आगे बढ़ जाता है, सेकंड की सुई आगे बढ़ जाता है, फिर जब वो लौट कर वापस जाएगा फिर से 1 सेकंड बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक टाइम पीरियड जब होता है ना पेंडुलम का, तो 2 सेकंड काउंट करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सोचो 2 सेकंड अब उसको नहीं लगेगा, अब क्या होने वाला, टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो सोचो लौट कर आते समय में जो टाइम है वो लूज हो गया, क्यों, क्योंकि वो स्लो हो चुका है ना, तो लॉस हो गया ना, मुझे जो कवर करना वो मैं धीरे कर रहा हूँ कवर, तो टाइम जो है वो निकल रहा है मेरे हाथ से, दैट इज़ वाई इट लूजेस टाइम। इसका जस्ट उल्टा होगा विंटर के मौसम में, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नेगेटिव होगी, इसका मतलब ठंडा हो रहा है, ठंडा होने से टाइम पीरियड जो है वो भी चेंज हो जाएगा, चेंज होने से क्या होगा, क्लॉक बिकम्स फास्ट होने का मतलब जल्दी वो कवर कर लेगा टाइम पीरियड कम होने से, इसका मतलब क्या हुआ, दे गेन टाइम, है ना, तो ज़्यादा समय वो गेन कर लेगा क्योंकि उसके पास समय ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे उल्टा है, मतलब एक याद रखना, दूसरा उसका उल्टा होगा। तो अगर इस पॉइंट पे आप चर्चा और करें कि डेल्टा टी ओवर अ टाइम पीरियड इज दिस, तो डेल्टा टी क्या है, यही गेन या लॉस हो रहा है टाइम का। मैं कह रहा हूँ ना कि इट लूजेस टाइम, तो कितना लूज कर रहा है, इट गेन्स टाइम, कितना टाइम गेन कर रहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यही वाला वैल्यू है आपका जो गेन और लॉस है। बट ये ओवर अ टाइम पीरियड है, दिस इज ओवर अ टाइम पीरियड। अगर एक टाइम इंटरवल में पूछा जाए कि इतने इंटरवल में उसने कितना टाइम गेन किया, तो वो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व किया गया है, सिर्फ टाइम पीरियड को टाइम इंटरवल की जगह रिप्लेस कर दिया गया है। तो लॉस ऑफ टाइम इन अ टाइम इंटरवल ऑफ टी, सपोज वो एक इंटरवल बता देंगे कि इतने सेकेंड्स या मिनट्स या आवर में कितना टाइम टोटल लूज हो जाएगा, तो लॉस ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सिर्फ हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस, और टी क्या है, वो टाइम का इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क यू in a day what is the time loss of time in a day, what is the loss of time, तो ये पूछा जाए आपसे, तो डेल्टा टी निकालना है, जिसमें से टी आपको पता है, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 86400 सेकेंड्स। कैसा आया ये, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं,
1 मिनट में, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये आवर, ये मिनट और ये सेकंड्स, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना टाइम की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर द लॉस और गेन इन टाइम इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो जाता है। तो इतना गेन और लॉस होता है। इसको न्यूमेरिकल में हम देखेंगे, ये कंसेप्ट मैं बिल्ड कर रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए, ये है पेंडुलम की कहानी, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं इस पर कैसे आ रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इज अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड्स अ डे। एक दिन में कितना लूज कर रहा है वो? 12 सेकेंड। इफ टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस एंड गोज फास्ट बाई 4 seconds a day if temperature is 20 degree Celsius, ठीक है। तो find the temperature at which the clock will show correct time and the alpha of pendulum shaft। आपको दोनों चीज़ें पता करनी है, एक तो अल्फा कितना होगा वो पेंडुलम शाफ्ट का, और दूसरा कि बताओ सही टेम्परेचर क्या है जिसमें ये जो टेम्परेचर है मतलब जो टाइम पीरियड है या जो क्लॉक सही रीडिंग दे पाए। क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी चेंज आएगा, और अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो भी चेंज आएगा। तो कितना चेंज आएगा अगर हम पता कर लें, कितना लूज़ कर रहा है टाइम और कितना गेन कर रहा है टाइम, ये पता कर लें, तो एक्चुअल टेम्परेचर भी आप बता सकते हो जब टाइम सही रीड करके देने वाला है, ठीक है। तो चलिए, इसको 2 मिनट का मैं समय देता हूँ, ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो चलिए, आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट डेवलप करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टाइम लॉस पर डे वाला कंसेप्ट है, उसमें मैंने बताया था कि टोटल टाइम जो लॉस होता है वो होता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टाइम इंटरवल, है ना, इंटू टाइम इंटरवल। तो पर डे वाला मैंने आपको पहले कैलकुलेट करवा दिया है। तो टाइम लॉस पर डे, टाइम लॉस पर डे का क्या होगा? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400 सेकेंड्स, यही होता है। इसको यूज़ आपका कर लेना सीधा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने टेम्परेचर पे, तो लेट द टेम्परेचर एट विच पेंडुलम गिव्स करेक्ट रीडिंग इज थीटा ले लेते हैं, क्योंकि टी पर कंफ्यूजन होता है, थीटा ले लेते हैं। तो टाइम लॉस्ट पर डे कितना आ रहा है? 12 सेकेंड्स। तो आप पहले वाले में लिखेंगे 12 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा? देखिए ध्यान से, आपने टेम्परेचर लिया है अभी थीटा, और 40 डिग्री जब पहुंच जाता है तो वो क्या कर रहा है? ये लूज करता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ये, ऑलराइट, बढ़ा हुआ टेम्परेचर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 40 माइनस थीटा, ऐसे लिखेंगे। यही बात आपको समझना होता है, ठीक है। जब वो लूज करता है तो टेम्परेचर बढ़ा रहता है, इंटू 86400। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ऑलराइट। एंड द सेकेंड इक्वेशन सेज कि जब 20 डिग्री सेल्सियस है तो 4 सेकेंड का टाइम गेन होता है। तो टाइम लॉस और टाइम गेन में फॉर्मूला वही होगा, बस ये डेल्टा थीटा जो है उसका आपको ध्यान रखना होता है। तो कितना है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड इक्वल्स टू हाफ अल्फा। अब क्योंकि कूल हो रहा होगा, है ना, टेम्परेचर कम हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर जो टाइम है वो गोज़ फास्ट लिखा हुआ है ना, इट एंड गोज़ फास्ट बाय 4 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है। ये दो बातें आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे समराइज करके लिख दिया था, ठीक है ना। चलिए, तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा और इनिशियल जो था वो कम होगा। इनिशियल जो है वो कम होगा और जिस टेम्परेचर पे आप स्टडी कर रहे थे वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये डेल्टा थीटा जो है वो नेगेटिव आने वाला है, इसलिए हमने पॉजिटिव चेंज के लिए थीटा से माइनस किया 20 को।
समझ रहे हो बात को, बिल्कुल कंसेप्चुअल चल रहा है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लूज हो रहा था इसलिए समझ में आया कि जो भी टेम्परेचर पे करेक्ट रीडिंग दे रहा है उससे ज़्यादा टेम्परेचर है ये, इसीलिए 40 माइनस थीटा हो रहा है। लेकिन बाद वाला जो केस है वो उल्टा हो रहा है, इसका मतलब कूल किया जा रहा है, टेम्परेचर कम किया जा रहा है। तो कम करने के कारण क्या हुआ, जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो कम है, इसका मतलब थीटा जो है वो उससे ज़्यादा है, इसलिए थीटा माइनस 20 किया गया, ठीक है, इंटू 864। क्यों कर रहे हैं 86400? क्योंकि एक दिन में पूरी बात हो रही है ना, पर डे लिखा हुआ है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा देखो, 12/4, 12/4, हाफ अल्फा कैंसिल, इधर क्या हो जाता है 40 माइनस थीटा, और इधर क्या हो जाता है थीटा माइनस 20, ये दोनों कैंसिल ही हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 12 थीटा माइनस 12 इंटू 20, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 40 इंटू 4 माइनस 4 थीटा। अब ये थीटा और ये थीटा को एक साथ रख लो तो 16 थीटा हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, और उधर जाके ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 4 4 जा 16, और ये 12 2 जा 24, ठीक है, इनको ऐड करो तो ये कितना आ रहा है 0 10 4/16, तो 400/16, तो इसको कैंसिल करते हैं 16 से ही, तो 16 2 जा 32, 80 हो गया, 16 5 जा 80, तो थीटा इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये समझ आया, इस टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, करेक्ट रीडिंग मिलने वाली है। अब क्योंकि टेम्परेचर आ चुका है तो इसको यहाँ पे पुट करोगे तो अल्फ़ा भी निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसको पुट करने के बाद क्या आता है अल्फ़ा, मैं बता ही देता हूँ आंसर सीधा। तो अल्फ़ा क्या आएगा देखो, 25 को यहाँ रखो तो माइनस हो जाता है, या यहाँ पे रख लो तो 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 इज़ 5, तो ये हो जाता है 4 इक्वल्स टू हाफ अल्फ़ा 25 माइनस 20 इंटू 86400, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 86400, दैट इज अल्फ़ा वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू है वो मतलब 10⁻⁵ के ऑर्डर में अगर किया जाए तो 4 2 जा 8, ये सॉल्व होकर लगभग आ जाता है 1.85 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ये अल्फ़ा आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो ये पेंडुलम पे कभी क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो टाइम का लॉस और गेन हो रहा है वो टेम्परेचर बढ़ने पे होता है कि कम होने पे होता है, पहली बात। दूसरी बात, किस फॉर्म में से चेंज हो रहा होता है ना, फॉर्मूला क्या लगाना है। और दूसरी बात, टेम्परेचर को माइनस किससे करना है, बस उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एरर इन स्केल रीडिंग। देखिए स्केल जो बना होता है, अगर वो मेटल का स्केल है तो टेम्परेचर बढ़ने पे स्केल भी एक्सपैंड कर जाएगी, ठीक है। तो उसके एक्सपेंशन से अब जो मार्किंग की गई है उसके बीच का गैप भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो आप रीड कर रहे हैं वो टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण आप गलत रीड कर लें, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। मान लो ये एक रॉड है और इसको आपको मेजर करना है। तो सपोज इसमें जब आप स्केल रखे थे यहाँ पर तो स्केल कुछ ऐसा था, कुछ इस तरह का स्केल यहाँ पे आपने रखा, ठीक है। इसकी 0 यहाँ पे थी ऐसे, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो चेंजेस थे ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1। उसी तरह से
ऐसे हो गया, एंड सो ऑन, ऐसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो मान लो ये जो रीडिंग है, ये जो रीडिंग यहाँ पर मिल रहा है आपको, ये वाली रीडिंग, ये एट टेम्परेचर थीटा है, थीटा टेम्परेचर पर ये रीडिंग आई है, ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स ये जो स्केल है वो एक्सपैंड कर जाएगी, और स्केल के एक्सपेंशन के कारण अब ये जो नंबरिंग है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, है ना, नंबरिंग जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ने से क्या होगा, देखिए ध्यान से, अब जो मार्किंग्स हैं वो इस तरह से दिखाई देंगे आपको कि हो सकता है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया 1 यहाँ पर, ये आ गया 2 इधर, इधर 3, ये आ गया 4। तो देखो आप साफ देख पा रहे हैं अब इस रॉड की जो लंबाई है वो कम रीड होगी। क्या कहते हो, ये 3 के बाद वाला नंबर आ रहा था, अब ये 2 के बाद वाला नंबर आ रहा है। इसका मतलब एट टेम्परेचर थीटा डैश, at temperature theta dash where theta dash is greater than theta, when you increase the temperature then the reading of this scale becomes lesser than the actual value, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि the reading of scale is lesser, ठीक है, when temperature increases। उसी तरह से इसका उल्टा होगा, जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, और जब ये सिकुड़ जाएगा तो इसकी ग्रेटर वैल्यू सामने आ जाएगी, तो ज़्यादा रीड करने लग जाएगा। तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। नाउ द रीडिंग ऑफ द स्केल इज मोर व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया और यहाँ पर गलत रीडिंग आ रहा है, तो सही रीडिंग पाने के लिए क्या करें, सही रीडिंग पाने के लिए आपको क्या करना है, जो एक्सपेंशन हुआ है ना वो वाली वैल्यू आपको फिर से बढ़ा के लेके जाना पड़ेगा आपको, है ना। एक्चुअल जो एक्सपेंशन हुआ वो इसकी रीडिंग में जोड़ दीजिए, सिंपल सा बात है। देखिए ध्यान से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड कर गया होगा, है ना, ये वाली जो वैल्यू है वो एक्सपेंड हुई है, ऐसे ये एक्सपेंड हो गई है। तो जितनी एक्सपेंशन हुई है डेल्टा एल, अगर आप वो वाली वैल्यू इसमें जोड़ दें तो जितना ही ये पीछे रहा उसको आप उतना जोड़ दोगे तो एक्चुअल रीडिंग वो दे देगा, क्योंकि मार्किंग ही तो आगे गई है। तो कितना आगे गया है अगर वो वाला आप इसमें जोड़ दें तो उसकी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी, उसकी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे बात। और ये जो एक्सपेंशन है वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन है। और थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन होता है ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू डेल्टा टेम्परेचर, थीटा ही लेके चल रहा हूँ मैं इसमें भी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से अगर एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूँ तो जो ट्रू वैल्यू होगी, जो एक्चुअल रीडिंग होने वाली है, वो स्केल की जो रीडिंग होगी, जो भी स्केल की रीडिंग है उसमें मुझे थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट लगा देना है। बट किसकी थर्मल एक्सपेंशन की कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन होगी, स्केल की होगी, स्केल की, है ना, स्केल। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और अल्फा ऑफ स्केल। ऑलराइट, गॉट माय पॉइंट। ये हो गया। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल आसान और बढ़िया सा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
हो सकता है आपसे परसेंटेज एरर भी पूछ लें कि कितनी एरर आ रही है रीडिंग में, ये बताओ। तो जो भी एक्सपेंशन हो रहा है इतनी ही एरर आ रही होगी, है ना। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द स्केल रीडिंग्स एरर, है ना। जब भी स्केल में आप हीटिंग करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करने से गलत रीडिंग देता है। और वो गलत दो तरीके से हो सकता है, या तो ज़्यादा रीड करेगा या कम रीड करेगा। तो ज़्यादा कब होगी, ज़्यादा तब होगी जब वो डिक्रीज होगा। ज़्यादा का मतलब मार्किंग जो है उसकी नंबरिंग बड़ी मिल रही है आपको, मार्किंग की जो नंबर है वो बड़ा बड़ा नंबर मिल रहा है। वो कैसे होगा, जब ये वैल्यू और सामने आ जाए तो बड़े बड़े नंबर यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि रीडिंग मोर हो गई है। अदरवाइज जब आप हीट करते हैं तो ये जो छोटे नंबर्स हैं वो अब आगे आने लगेंगे, तो इसकी जो रीडिंग होगी वो डिक्रीज्ड फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो उस टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ स्टील टेप ऑफ लेंथ 1 मीटर इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट डे व्हेन टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब आप समझिए एक स्टील टेप है और उस टेप की लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, वो करेक्ट रीडिंग देता है 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे बनाया गया है इसको। ठीक है, अब अगर किसी दिन टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना, 45 डिग्री हो जाए अगर, तो एक पर्टिकुलर रॉड है, इसकी लंबाई आप उस टेप से नाप रहे हो तो उसमें रीडिंग 63 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बताना है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड ऑन दैट डे। एक्चुअल लेंथ क्या है, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि इसमें एरर किधर आया, क्यों मिस्टेक हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो जब ये एक्सपैंड कर रहा था तो स्केल के एक्सपैंड करने के कारण उसकी जो मार्किंग है वो आगे बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ने से जो पीछे वाले डिजिट्स हैं वो आगे आ जाते हैं, तो उस डिजिट की रीडिंग आ जाती है। मतलब जो भी रीडिंग आ रही है वो रीडिंग कम आएगी, है ना। ऑल्दो वो एक्सपैंड कर रहा है तो आपको लग रहा है एक्सपैंड कर रहा है तो फिर ज़्यादा रीड कर रहा होगा वो, पर उसकी जो मार्किंग है वो पीछे वाले आगे आ जाती है। तो इसका मतलब जो भी आपको दिख रहा होगा वो कम दिख रहा होगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए, सही रीडिंग पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपेंशन होना चाहिए था इस टेम्परेचर राइज के कारण वो उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो अपने आप सही रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ओरिजिनल रीडिंग है 63 सेंटीमीटर 27 डिग्री पे अगर आप मेजर करते तो हाँ, अब मुझे एक्चुअल लेंथ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा एल निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, स्टील वाला। तो देखो यहाँ पर केल्विन दिया गया है और टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है, तो परेशान होना नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी लेना है। डेल्टा टी जब आप लेते हैं तो वो भी केल्विन में उतना ही आता है। तो ये हो गया 63 सेंटीमीटर, और मैंने कहा था कि लेंथ चाहे जिस भी यूनिट की हो अल्फा उस पर डिपेंड नहीं करता। अल्फा अगर सेंटीमीटर की होगी तब भी वही होगा, मीटर की होगी तब भी वही होगा। 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितने हैं, 45 27 से आ रहा है, तो 45 माइनस 27, ये डिग्री सेल्सियस है ऑल्दो, बट इसका जो डिफरेंस होगा वो भी केल्विन में उतना ही आएगा, इसलिए पर केल्विन और केल्विन कैंसिल हो जाएंगे। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की भूल मत करना। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका डेल्टा टी 63 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, 63 इंटू 1.20 इंटू 10⁻⁵ इंटू ये हो गया 80, है ना, 18 हो गया। और अब इसको मल्टीप्लाई करने पे इसका आ जाता है आंसर 0.0136 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी एक्सपेंशन हो गई थी। अब करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करेक्ट लेंथ क्या होगा, तो 63 में क्योंकि वो एक्सपेंड होने के कारण 63 मार्किंग आगे आ गई है, तो कितना एक्सपेंड हुआ है, इतना हुआ है, वो उसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो एक्चुअल रीडिंग इतनी निकल के आ जाती है। तो 63.0136 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो बहुत ही कम एरर आता है, बट हाँ आता है। इसी चीज़ को जो मैंने फॉर्मूला दिया था उससे भी कर सकते हैं आप। मेथड 2, ट्रू वैल्यू इज स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा स्केल इंटू डेल्टा टी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इधर लिखते हैं आप 63 1 प्लस 1.2 0 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? तो 18, तो 18 केल्विन, ये भी केल्विन में आ जाएगा। तो देखो आप 63 में ही जोड़ रहे हैं इसको, है ना, तो वही आंसर आ जाता है फिर। ओके, so when you solve it you get 63.0136 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ऐसे इसको करना होता है। ये इसका स्केल का कंसेप्ट है। तो कभी भी स्केल के बारे में बात की जाए तो स्केल में एक्सपेंशन होने के कारण एक मिस्टेक आ जाता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीछे वाली मार्किंग आगे आ जाएगी, तो रीडिंग कम मिलेगा। और जब आप टेम्परेचर कम करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, आगे वाली रीडिंग सामने आ जाएगी, मतलब रीडिंग ज़्यादा मिल जाएगी आपको, तो आपको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। देखिए लिक्विड्स में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन ही हो सकता है, उसमें लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं हो सकता, मतलब एरिया में एक्सपेंशन नहीं होगी, ना ही लेंथ में एक्सपेंशन होगी। तो जो भी एक्सपेंशन होगी वो केवल वॉल्यूम में होगी। तो अगर वॉल्यूम में हो रही है लिक्विड में एक्सपेंशन, तो देखो लिक्विड को एक्सपैंड कराने के लिए उसको हीट जब करते हैं तो किसी कंटेनर में रख के ही हीट करते हैं। तो सोचो कंटेनर भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी भी एक्सपेंशन हो सकती है और फिर लिक्विड की एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो एक्चुअल में उसके गामा पे, गामा मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन में जो गामा आता है, वो डिसाइड करेगा कि किसकी एक्सपेंशन एक्चुअली में पहले होगी या ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने से राइज होगा लिक्विड का, या लेवल फॉल करेगा पहले या फिर राइज करेगा बाद में। ये सब डिटेल में चर्चा करने वाले। तो देखिए, क्योंकि कंटेनर भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए लिक्विड के दो टाइप के कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो द लिक्विड हैव टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड दोज आर कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन, गामा अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है कि वो अपीयर्स टू बी है, वो हमें दिखाई देता है बट इट इज नॉट, बट एक्चुअली वो वैसा वो है नहीं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होता है, अगर यहाँ पे वेसल जो है, जो वेसल हीट कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू द अपेरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दैट इज इफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल कंटेनिंग द लिक्विड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मतलब आप जो वेसल लिए हैं वो इतना मजबूत लिए हैं, या उसकी गामा जो है वो बहुत कम है, सच दैट जब आप उसको हीट करते हैं तो एक्सपेंशन ना के बराबर होता है। तो ऐसे एक्सपेंशन में केवल और केवल लिक्विड एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो उसी को अपेरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। तो इट इज ड्यू टू अपेरेंट दैट अपीयर्स टू बी बट इज नॉट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल कंटेनिंग द लिक्विड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो उसकी गामा क्या लिखोगे आप, अपेरेंट एक्सपेंशन जो हुआ, अपेरेंट एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर चेंज, ये हुआ गामा अपेरेंट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दूसरा होता है रियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन में क्या होगा, देखो, इट इज ड्यू टू द एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, हीट करने के कारण जो रियल एक्सपेंशन होगी, जो एक्चुअल में एक्सपेंशन लिक्विड का होने वाला है, उसको अगर आप देख रहे हो तो वो रियल एक्सपेंशन में आएगा। फिर आप कंटेनर का एक्सपेंशन या जो भी हो रहा होगा उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लिक्विड जो एक्चुअल राइज कर रहा होगा वो कहलाएगा रियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला बन गया, जो रियल इंक्रीज हुई है लिक्विड की वॉल्यूम में डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी, इनिशियल वॉल्यूम जो भी था बाय डेल्टा टी। तो देखिए इंटरेस्टिंग सी बात क्या समझ में आई कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल, अगर वेसल यानी कि मटेरियल जिस चीज़ का बना हुआ है उसकी बात अगर आप करोगे तो वेसल का वॉल्यूम में जो चेंज होगा डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वेसल इनटू डेल्टा टी होगा, ये वेसल का गामा हो गया। समझ रहे हो? अब रियल क्या होगा वो देख लो। रियल
तो गामा रियल जो होगी ना इस लिक्विड की, वो होगी अपेरेंटली जो हुआ था प्लस वेसल का जो गामा हुआ था, वो होगा रियल। तो जब आप देखेंगे लिक्विड को, आप देखेंगे कि लिक्विड जो है ऐसे राइज कर रहा है, पर उस समय वेसल भी कुछ एक्सपेंड किया होगा, तो रियल जो आपको दिखाई देगी उसमें अपेरेंट प्लस वेसल का गामा आएगा। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेसल के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, और रियल में क्या होगी, रियल में वेसल के साथ साथ हमें जो भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा वो इसमें आने वाला है। तो रियल गामा क्या होगा, अपेरेंट गामा प्लस गामा ऑफ वेसल। अब गामा ऑफ वेसल जो है, अपेरेंट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन लिक्विड रिलेटिव टू वेसल। अपेरेंट चेंज इन वॉल्यूम इन लिक्विड, लिक्विड में वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ रिलेटिव टू वेसल, मतलब वेसल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखे होगे तो उसकी वॉल्यूम में चेंज क्या होगी, वही आपकी अपेरेंट वॉल्यूम कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि विदाउट टेकन इनटू व्हेन लिक्विड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, जब लिक्विड के एक्सपेंशन को आप नहीं कंसीडर करने वाले हैं उस समय जो एक्सपेंशन होता है उसको कहते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। तो अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होगा, ओरिजिनल गामा अपेरेंट इनटू डेल्टा टी। जैसे यहाँ पर इस चीज़ को इधर भेज दीजिए तो ये डेल्टा वी आ जाएगा। अब ये अपेरेंट गामा क्या होगा, देखिए यहाँ से अपेरेंट गामा इज रियल गामा माइनस गामा वेसल, ठीक है। तो रियल गामा माइनस वेसल, ये किसकी रियल है, ये लिक्विड की रियल है। अब ये जो वेसल है वो किस चीज़ का बना होगा, वो सॉलिड का बना होगा, और सॉलिड में तीनों ही एक्सपेंशन होते हैं। तो अगर आपको ये गामा ना देकर अल्फा दे दिया जाए वेसल का, तो आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। इस बात को देखिए ध्यान से, इसी चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं आप वी नॉट इंटू गामा रियल माइनस 3 टाइम्स अल्फा। मैंने ये रिलेशन बताया था ना, 3 टाइम्स अल्फा होता है, गामा वेसल को 3 टाइम्स अल्फा बोल सकते हैं आप, इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो वी नॉट गामा रियल माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये क्या हो गया, अपेरेंट वॉल्यूम चेंज, अपेरेंट ऐसे भी बोल सकते हैं आप। व्हाट इज दिस 3 अल्फा, दिस इज अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, और 3 टाइम्स दिस अल्फा इज गामा। गॉट इट। तो देखिए इसको अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। सपोज आपको एक कंटेनर है, यहाँ पर इस तरह से कंटेनर है, और इस कंटेनर को जब आप हीट करने वाले हैं, ऐसे हीट करते हैं, और इस कंटेनर के अंदर में लिक्विड है, ठीक है, एंड दिस लिक्विड इज दिस, ऐसा लिक्विड है। तो जब आप हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड कर जाएगा। तो अगर ये एक्सपैंड करेगा और इसकी गामा जो है वेसल की वो ज़्यादा है, तो लिक्विड के लेवल में क्या होने वाला है, लिक्विड पहले फॉल करेगा, है ना, क्योंकि ये पहले ही फैल गया, ये जो वेसल है वो पहले ही एक्सपैंड कर गया है ना। तो उसके कारण क्या होगा, लिक्विड पहले फॉल करेगा, लिक्विड का लेवल नीचे आ जाता है। उसके बाद अगर आप हीट करते हैं तो फिर वो एक्सपैंड करने लग जाता है। अच्छा, उल्टा अगर इसकी गामा, लिक्विड की गामा जो है वो ज़्यादा है, तो पहले ही ये लिक्विड की लेवल बढ़ने लग जाएगी, और उसके बाद वेसल का जो लेवल है वो तो वेसल बहुत धीरे हीट हो रहा होगा, जो कि एक्चुअल हमारे घरों में होता है। जो भी हमारे पास वेसल होते हैं उसकी एक्सपेंशन जो है वो बहुत कम होती है, लिक्विड पहले एक्सपेंड कर जाता है। तो लिक्विड के लेवल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है उस पर चर्चा कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दीज वैल्यूज़, है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब ये बड़ा था, ये कम था, और ये अगर बड़ा हो गया तो पहले ही वेसल एक्सपेंड कर जाएगा, ये वेसल एक्सपेंड कर जाएगा। अगर ये ज़्यादा है तो एक्सपेंड करेगा, तो अपेरेंटली कम हो जाएगी इसकी वैल्यू, तभी ये नेगेटिव आएगी, इसका मतलब लिक्विड फॉल कर जाएगा। तो इस पर मैं एक टेबल बना के बता देता हूँ कि कब लिक्विड आपको राइज होता हुआ दिखेगा, कब फॉल होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा है समराइज करके। आपको लेवल देखना है लिक्विड का क्या होने वाला है अगर ये 3 में से कोई एक कंडीशन वैलिड होता है। तो जैसे ये वेसल है, इस वेसल में
यहाँ पर लिक्विड अगर है ऐसे और इसको हीट किया जाए तो हीट करने के बाद 3 कंडीशन में से एक हो सकता है। आपने जो वेसल लिया है उसकी जो एक्सपेंशन है यानी कि जो गामा है वो कम है और लिक्विड की ज़्यादा है, लिक्विड की गामा ज़्यादा है। तो अगर लिक्विड की गामा ज़्यादा है तो लिक्विड जो है वो पहले राइज करना शुरू करेगा, तो लेवल विल राइज, समझ गए, लेवल बढ़ जाएगा। तो लेवल ऑफ द लिक्विड इन अ वेसल विल राइज ऑन हीटिंग। अब ये मैथमेटिकली अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे क्या है, एपेरेंट वॉल्यूम जो चेंज हुआ था वो V0 गामा रियल माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी था। तो अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब लिक्विड लेवल विल राइज। बस अब उल्टा आ जाओ, अब अगर 3 अल्फा ज़्यादा है मतलब वेसल जो है वो जल्दी एक्सपेंड कर रहा है, मतलब गामा ऑफ वेसल इज मोर देन गामा ऑफ लिक्विड द रियल वैल्यू, तो एपेरेंट जो गामा है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसमें एपेरेंट गामा पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर जो वॉल्यूम का चेंज जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, लेवल ऑफ द लिक्विड इन द वेसल विल फॉल ऑन हीटिंग, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, ऑलराइट। तो ये ऐसे आ जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि ये जो वेसल है ना यही जल्दी एक्सपेंड कर जाएगा। तो क्योंकि ये एक्सपेंड कर जाएगा तो लिक्विड अब ऐसा दिखाई देने वाला है, ठीक है। कब होगा ये, जब वेसल का गामा ज़्यादा होगा लिक्विड के गामा से। तो गामा मतलब 3 अल्फा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द वेसल विल फॉल ऑन हीटिंग। अब अगर दोनों ही बराबर हैं, गामा रियल इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, देन एपरेंट वॉल्यूम चेंज इज 0, देयरफॉर द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द वेसल विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको समझना होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से रिलेट हो रहा है। गामा यहाँ पे क्योंकि लिक्विड की बात हो रही है तो दो गामा होंगे, कि एपरेंट होगा कि रियल होगा, ठीक है। तो चलिए ये कंसेप्चुअल पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं वॉल्यूम के चेंज होने से क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है। तो डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्या है। अ 1 लीटर फ्लास्क कंटेन्स सम मर्करी, इट इज़ फाउंड एट डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन द फ्लास्क रिमेन सेम। मतलब एक फ्लास्क में मर्करी डाल देते हैं और ये ऑब्जर्व हो रहा है कि चाहे टेम्परेचर जो भी चेंज करो, जो भी मर्करी का वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। गिवन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास is this much and the coefficient of volume expansion, coefficient of volume expansion of mercury is this much. तो find the volume of mercury in the flask. फ्लास्क में कितना वॉल्यूम है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, 2 बार वॉल्यूम हो गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन फ्लास्क, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन फ्लास्क। तो कैसे करें ये, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। अगर लेवल सेम रहता है तो मैंने क्या बताया था, वो जो टेबल बनाया था कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है कंटेनर का और जो लिक्विड है वो दोनों सेम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कंटेनर अगर एक्सपेंड कर रहा है तो लेवल फॉल हो जाएगा, पर फिर लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा है तो फिर दोनों का लेवल सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आपको इक्वेट करना है कि डेल्टा वी ऑफ mercury should be same as delta V of flask, ठीक है। ये अब डेल्टा V ऑफ मर्करी क्या लिखोगे, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ मर्करी दिस इज ओनली यू हैव टू फाइंड इनटू गामा ऑफ मर्करी इनटू डेल्टा T, और डेल्टा V ऑफ फ्लास्क क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क into gamma of flask into delta T, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। गामा ऑफ मर्करी क्या होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, मर्करी का गामा दिया हुआ है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क क्या है, देखिए ध्यान से। अब 1 लीटर फ्लास्क, तो फिर इसकी कैपेसिटी पता है कितनी हो गई, 1 लीटर। 1 लीटर को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, ऑलराइट। ये हो गया 1 लीटर, ये मीटर क्यूब है, इनटू गामा ऑफ फ्लास्क। गामा ऑफ फ्लास्क क्या लिखेंगे,
गामा ऑफ फ्लास्क दैट इज ग्लास का बना हुआ है, तो इसका लीनियर एक्सपेंशन है, लेकिन पर ऑल्दो आपको चाहिए क्या था, गामा चाहिए था। तो गामा और अल्फा को कैसे रिलेट करते हैं, 3 अल्फा इज गामा, सही है, टू डेल्टा टी। ठीक है, अब आपको फाइंड करना था v, तो v कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, v इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 3 टाइम्स अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा 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 ये रहा, 9 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया, ठीक है। अब ये आंसर किस यूनिट में होगी ये बताओ, ये मीटर क्यूब में है तो ये भी मीटर क्यूब में ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जाके 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 1 जा 9 2 जा, ठीक है। अब 3 ये 2 1 जा 2 5 जा, काट लो, 5 3 जा 15, तो ये आ गया 15 इंटू 10⁻², इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं एक साथ ही, तो यहाँ पे आ गया -6 और ये आ गया ऊपर +4, तो कितना हो गया देख लो, -9 + 4 इज 10⁻⁻5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना ही वॉल्यूम किसकी है, मरकरी की, ठीक है। इसको आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो ml में भी आंसर आप लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है इसी टॉपिक पर, देखिए क्या क्वेश्चन है। अ 250 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। द बॉटल एंड द वाटर आर हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों को सेम टेम्परेचर तक बढ़ा दिया गया। हाउ मच वाटर रन्स ओवर, मतलब ओवरफ्लो कितना कर जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है और आप हीट कर रहे हैं तो एक्सपैंड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा अगर एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज नेग्लेक्टेड, इफ एक्सपेंशन ऑफ बॉटल इज इंक्लूडेड। दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है। इस बार यहाँ क्या गिवन है, बीटा ऑफ ग्लास गिवन है, ओके, एंड गामा ऑफ वाटर गिवन है। कैसे डील करें इसको, देखिए सबसे पहले कंसेप्ट समझना है कि वाटर जो रन होगा, ओवरफ्लो होगी, वो कैसे निकालेंगे। वाटर ओवरफ्लो इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे आप, कितना पानी बाहर निकलेगा, जो भी पानी एक्सपैंड करके फाइनल वॉल्यूम पहुंच रहा होगा उसके बॉटल के फाइनल वॉल्यूम से माइनस का कर देंगे, तो उतना ही पानी बाहर निकल चुका होगा, है ना। तो आप लिखोगे फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ बॉटल, ठीक है। वाटर को बॉटल वाले वॉल्यूम से माइनस कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा और कितना होगा। केस 1 पे आते हैं। केस 1 में एक्सपेंशन ऑफ बॉटल इज नेग्लेक्टेड, इसका मतलब जो बॉटल का फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर ही होगा, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या लिखेंगे, ओवरफ्लो इज इक्वल्स टू, अब यहां पे एक्सपेंशन लगेगा वाटर का, है ना, तो यहां लिखेंगे डेल्टा वी, दिस इज डेल्टा वी ऑफ वाटर एंड दिस इज डेल्टा वी ऑफ बॉटल, ठीक है ना। तो डेल्टा वी का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं, डेल्टा वी नहीं है, ये डेल्टा वी प्लस वी है ओरिजिनल, है ना, ये भी आप चेंज कर लीजिए। एक्चुअली दिस इज वी डैश, दिस इज फाइनल वॉल्यूम वी डैश ऑफ बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस वी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो ये वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वो दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि फर्स्ट केस अपन देख रहे हैं
वो एक्सपेंशन ऑफ बॉटल इज नेग्लेक्टेड. इट मीन्स द बॉटल वॉल्यूम रिमेन्स एज इट वॉज अर्लियर. 250 है तो 250 रहेगा. ठीक है. तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाता है, तो वी गामा डेल्टा टी ये रह जाएगा. ये किसका गामा रहेगा? ये वाटर का रहेगा. ठीक है, क्योंकि वाटर फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर ये करेंगे. ठीक है. चलिए, तो 250 इंटू गामा, गामा कितना है 60 इंटू 10⁻⁵, 60 इंटू 10⁻⁻⁵. ये पर केल्विन है. अब देखो टेम्परेचर में चेंज जो होता है वो सेम ही होता है. 60 से 50 का जो डिफरेंस है वो केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो वो सेम ही रहेगा. डिग्री सेल्सियस सेम ही रहने वाला है केल्विन में भी. तो ये क्या आ गया देखो बच्चों, तो 25 इंटू 6 है तो ये होता है 25, 5 जा 125, 6 जा 150 हो जाएगा. तो 150 और ये 0 0 2 0 हो गए इंटू 10⁻⁵ इंटू 10. तो फाइनली क्या हो गया 1 2 3 4 और ये 10⁻⁵ है तो 1.5. ठीक है, 1 2 3 4 और ये 1.5 सेंटीमीटर क्यूब. इतनी ओवरफ्लो हो जाएगी पानी की. हो सकता है ये ml में हो या किसी में भी यूनिट में मिल सकता है. आप यूनिट कन्वर्जन कर लेना. ठीक है. चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं. एक्सपेंशन ऑफ बॉटल इज इंक्लूडेड. अब बॉटल भी एक्सपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो अपेरेंट एक्सपेंशन आप लेंगे. ठीक है ना, मतलब ये जो बॉटल जो एक्सपेंड कर चुका है और ये जो वाटर भी एक्सपेंड कर रहा है दोनों का डिफरेंस लेने वाले हो. तो बस कुछ नहीं, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है आपको. ओवरफ्लो इज डेल्टा वी या फाइनल वॉल्यूम किसका, वाटर का, माइनस फाइनल वॉल्यूम किसका, बॉटल का, वी डैश. ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे V1 प्लस गामा डेल्टा टी. ठीक है, गामा क्या लेंगे, गामा लेंगे वाटर माइनस V1 प्लस गामा बॉटल इंटू डेल्टा टी. अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज दोनों का सेम है बट गामा अलग अलग है. अब आप बोलोगे सर इसमें गामा तो है ही नहीं, इसमें तो आपने बीटा दे रखा है. तो यही चीज़ बताने के लिए तो ये क्वेश्चन को लिया मैंने आपको बताया था कि गामा, अल्फा और बीटा इन तीनों में क्या रिलेशन होता है. इन तीनों में रिलेशन होता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज क्या आता है 1/, ये होता है 3 अल्फा, ये होता है 2 अल्फा और ये अल्फा अगर ले लो, अल्फा ही ले लो तो इनका रेशो क्या आता है 1:2:3. तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ 2:3 का है. तो गामा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेशियो 2:3 है तो गामा इन टर्म्स ऑफ बीटा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है देखिए ध्यान से, गामा बाय बीटा, इन दोनों का रेशियो लिख रहा हूं मैं, गामा बाय बीटा इज 3/2 यही होगा ना. तो गामा इज इक्वल्स टू 3/2 बीटा ये हो गया. और बीटा की वैल्यू क्या है 1.2, तो 1.2 यहाँ रख लो. तो 3/2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵. ठीक है, यही आपको पुट करना है. तो आइए सॉल्व करते हैं. ये v और ये v कैंसिल हो गया, फिर ये v यहाँ पे रखो, v गामा w डेल्टा t माइनस ये v कैंसिल यहाँ आ जाएगा, v 3/2 बीटा ओके इंटू डेल्टा टी. ये दोनों सेम ही है, इनको बाहर ले लीजिए. तो v गामा वाटर माइनस गामा बॉटल है ना. तो ये वैल्यू डाल ही देते हैं, चलो वैल्यू डाल देते हैं. तो गामा वाटर कितना है 60 इंटू 10⁻⁵, 60 इंटू 10⁻⁻⁵ माइनस 3/2 इंटू बीटा, बीटा कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁵. ठीक है, ये हो गया इंटू डेल्टा टी. ठीक है, अब ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है 250 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 0.46, ये हो गया 0.6 और 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1.8. तो 60 से 1.8 माइनस का कर दो तो वो हो जाता है
60 से 58.2, ठीक है। अब इंटू 10⁻⁵ इंटू टेम्परेचर चेंजेस 10, तो ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। यहाँ क्या आया था देखो, यहाँ आया था 60 इंटू 10, यहाँ आ रहा है 58.2 इंटू 10, बस इतने का ही डिफरेंस आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपेंशन जो है वो ग्लास जो फ्लास्क है वो भी एक्सपेंड कर रहा था, तो उसके कारण वॉल्यूम में जो चेंज है वो डिफरेंट आएगी, ओवरफ्लो डिफरेंट होगी, है ना, थोड़ी कम ही होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर कंटेनर स्टिफ होता तो बस वाटर राइज करता और ओवरफ्लो हो जाता, पर अब ये वाटर राइज कर रहा है पर कंटेनर भी फैल रहा है, तो थोड़ा नीचे भी आ रहा है और वो बढ़ भी रहा है, तो अल्टीमेटली थोड़ी कम वॉल्यूम पानी की ओवरफ्लो होने वाली है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है देखिए फाइनल आंसर, तो ये आ जाएगा 1.455 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको सीखनी है, एक कि अगर अल्फा दिया जाए तो गामा कैसे निकालेंगे, अगर बीटा दिया जाए तो गामा कैसे निकालेंगे, और गामा पता होने से वॉल्यूम में चेंजेस कैसे आते हैं, एक्सपेंड कर रहा है और चीज़ें हो रही हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये था वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में जो लिक्विड के टर्म्स में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वॉल्यूम के एक्सपेंशन से डेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको भी देख लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि डेंसिटी में क्या वेरिएशन आ सकता है ड्यू टू टेम्परेचर। आपको ये पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर इनिशियल डेंसिटी ये है, मतलब T=0 पे वॉल्यूम V0 था, तो डेंसिटी ρ0 है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो V एट एनी टेम्परेचर T इज V0 1 प्लस गामा डेल्टा T, ये होता है। तो फिर डेंसिटी किसी भी T टेम्परेचर पर क्या होगा, m/VT, और VT को क्या लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, V0 1 प्लस गामा डेल्टा T, ऐसे, ठीक है। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके जगह लिख सकते हैं ρ0, तो ρ0 1 प्लस गामा डेल्टा T, ठीक है, दिस इज ρ T, ठीक है। तो ये हो गया डेंसिटी एट एनी टेम्परेचर T इज दिस मच। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये जो डेंसिटी है, इसी चीज को सॉलिड्स के लिए अगर बोला जाए, फॉर सॉलिड्स आपको पता है कि उसमें लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो अगर आपको अल्फा गिवन है तो गामा को क्या लिख सकते हो, 3 अल्फा, है ना, क्योंकि लिक्विड्स में अल्फा नहीं होता, केवल सॉलिड्स में होते हैं। तो गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी किसी भी T टेम्परेचर पर, डेंसिटी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T, ये लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर स्मॉल गामा, फॉर वेरी स्मॉल गामा, डेंसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज ρ0, उसको ऊपर ले आइए, 1 प्लस गामा डेल्टा T होल टू दी पावर -1, ये ऊपर आ गया होल टू दी पावर -1। अब ये जो पावर है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ρ0 1 माइनस गामा डेल्टा T, ऐसे भी आप लिख सकते हैं किसी भी T टेम्परेचर पर। अगर बहुत ही छोटा है तो आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज नोट करने की जरूरत है, देयर इज एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के लिए ये चीज जो है ना, ये डिफरेंट हो जाती है। आप देखिए टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है,
बट वाटर के लिए 0 से 4 पर एनोमलस बिहेवियर है। फॉर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, वाटर के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, 0 से 4 जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ वॉल्यूम घट जाता है, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। सो डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, उल्टा अगर जाओ 4 to 0, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, बट यहाँ उल्टा हो जाता है, उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी इन दैट केस डिक्रीजेस। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसीलिए आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, और आइस बनने के लिए टेम्परेचर और कम होना चाहिए। तो वाटर के साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि 0 to 4 है ना, उसमें एनोमलस बिहेवियर शो करती है। तो अगर आप वॉल्यूम के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, जैसे जैसे आप 4 डिग्री तक पहुंचेंगे, ये डिग्री सेल्सियस है, ओके, और ये वॉल्यूम है, और ये वाटर के लिए, ओनली फॉर वाटर, ऐसा हो जाता है। और अगर डेंसिटी का ग्राफ बना लें, डेंसिटी, तो डेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये हो गया 0 to 4। ठीक है, तो दिस इज इन टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, ओके, तो ये भी टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि यहाँ पर 1 ग्राम पर सीसी है, ये 1 है, और ये 0.9 के आसपास है, और इस तरह फिर चेंज होता रहता है। तो दिस इज डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, दिस इज फॉर वाटर ओनली, ओनली फॉर वाटर। बाकी और सब्सटेंसेस के लिए ऐसा नहीं है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये बड़ा वैल्यू होता है तो ये कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, फिर ये कम हो रहा है, इसके बाद ये सही बिहेवियर शो करता है जैसे बाकी मटेरियल्स के बिहेवियर होते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी के टर्म्स में आप ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब ये डेंसिटी का यूज़ कहाँ होता है? डेंसिटी का यूज़ सबसे ज़्यादा फ्लूइड में होता है। तो फ्लूइड वाले चैप्टर में अपन सीखते हैं प्रेशर और अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, प्रेशर जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो लिक्विड के अंदर डेंसिटी में वेरिएशन होगी, तो फिर अपथ्रस्ट में भी वेरिएशन होगा। तो उसके बेस्ड अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप कैसे इसको सोचेंगे? इसको आप कॉपी कीजिए, मैं उस पर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, मैं ऐसे बना दिया, ठीक है, और इसी लिक्विड के अंदर एक सॉलिड है जो फ्लोट कर रहा था, ऐसे कुछ, ठीक है, कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर है इसका। अब आपको दो जानकारी दी होगी, एक तो वेसल का गामा, इसको सॉलिड लिख लेते हैं या वेसल लिख लेते हैं, और एक लिक्विड का गामा, गामा ऑफ लिक्विड। ठीक, अगर गिवन है कि लिक्विड का गामा ज़्यादा है वेसल के गामा से, इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड जल्दी एक्सपेंड करेगा वेसल के मुकाबले, इसका मतलब इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। तो जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होने वाला है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गामा अगर ज़्यादा है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, सो बॉइंट फोर्स क्या होता है? अपथ्रस्ट। इसके बारे में डिटेल फ्लूइड में पढ़ते हैं, ठीक है, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, अपथ्रस्ट डिक्रीजेस। और अगर अपथ्रस्ट कम हो जाएगा तो फिर ये जो सॉलिड है ना उसके वजन
उसके वजन को बैलेंस करने के लिए, फ्लोट कराने के लिए इसको और ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ये सब डिटेल पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर। बस मैं उस चीज़ को आगे फिर फ्लूइड वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ये अब नीचे जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि अब उसको ज़्यादा बॉइंट फोर्स चाहिए होगा इसको बैलेंस कराने के लिए। तो सो बॉल फॉल्स डीपर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। ये सब कंसेप्ट है, जो कंसेप्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब आप गामा लिक्विड ज़्यादा पाते हैं वेसल से, तो गामा ज़्यादा होने के कारण लिक्विड एक्सपैंड कर जाता है, इसके कारण डेंसिटी कम हो जाती है। सो बॉइंट फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। ये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, ये होता है बॉइंट फोर्स। ये सब पढ़ेंगे लिक्विड के चैप्टर में, बट इतना समझ लीजिए कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की, उतनी ज़्यादा अपथ्रस्ट होगा और उतना ही आसानी से ये फ्लोट करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और इसका गामा ज़्यादा है, तो उसका मतलब वेसल जो है वो फैल नहीं रहा, वो उसको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसकी ज़्यादा होने से जल्दी एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है, तो बॉइंट फोर्स कम हो जा रहा है क्योंकि डेंसिटी कम हो जा रही है, इसलिए ये सॉलिड जो है वो फ्लोट करने वाला वो नीचे चला जाएगा। सो बॉल फॉल्स डीपर, अंदर चला जाता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब लेकिन वाटर के लिए अगर पूछा जाए, फॉर वाटर, मैं बस कंसेप्ट दे के छोड़ देता हूँ। फ्रॉम 0 to 4, अगर 0 to 4 आपसे पूछा जाए डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है डेंसिटी उसमें क्या हो रहा होता है ना, डेंसिटी उसकी ऐसे बढ़ रही होती है। 0 to 4 डेंसिटी इंक्रीजेस वाटर के लिए। तो डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस, सो बॉइंट फोर्स, एफ बी मतलब बॉइंट फोर्स, ये जो अपथ्रस्ट है, ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो ज़्यादा अब बॉइंट फोर्स मिलने लग जाएगा, कोई भी सॉलिड अगर फ्लोट कर रहा है तो ज़्यादा मिलने के कारण क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा। सॉलिड अगर अंदर फ्लोट कर रहा था तो, ठीक है, तो ज़्यादा बॉइंट फोर्स मिलने लग जाएगा एज कम्पेयर टू पहले। तो वाटर के लिए आप देखना कि 0 to 4 में पूछा जा रहा है या 4 के बाद। 4 के बाद बिल्कुल अपना नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, जैसे ये कर रहा है वैसे ये भी करने वाला है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्चुअल बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया गामा से रिलेटेड, वॉल्यूम से फिर डेंसिटी, या डेंसिटी के ये सब लिक्विड और सॉलिड में दोनों में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो है थर्मल स्ट्रेस। इलास्टिसिटी में हमने स्ट्रेस पढ़ा था, अब यहाँ पे एक्सपेंशन के कारण भी स्ट्रेस आ सकता है, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ गए हैं, जो कि है थर्मल स्ट्रेस इन रिजिडली फिक्स्ड रॉड। इलास्टिसिटी का भी थोड़ी बेसिक बातें यहाँ यूज़ होने वाली है थर्मल एक्सपेंशन के साथ साथ, ठीक है। इलास्टिसिटी में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था और यंग्स मॉडुलस के बारे में भी पढ़ा था, तो वो कंसेप्ट, और इस चैप्टर में हमने एक्सपेंशन के बारे में बात की। थर्मल एक्सपेंशन, हीट करने के कारण बॉडी एक्सपैंड कर सकती है, तो दोनों के कंसेप्ट मिक्स करके यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं जिनको हमें समझना है। जैसे सबसे पहले ये समझना है कि ये थर्मल स्ट्रेस कब और किस कंडीशन में डेवलप हो सकती है। तो अगर ये रॉड दोनों एंड से फिक्स नहीं किया जाए तो फिर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। इफ रॉड इज फ्री टू एक्सपैंड देन देयर विल बी नो स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है ना। अगर रॉड को सिंपल आप हीट करते हैं वो एक्सपैंड कर जाता है तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। लेकिन stress and strain are produced only when an object is restricted to expand or contract according to change in the temperature। जैसे आपने restrict कर दिया, यहाँ पे वॉल लगा दिया, इधर फिक्स कर रखा है, इधर भी फिक्स कर रखा है। अब अगर यहाँ से अगर मैं इसको हीट करना शुरू करूँ, ऐसे हीट करना शुरू करूँ, ठीक है ना, तो इसकी टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊँ, तो अगर ये ओरिजिनल लेंथ इसकी L0 है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, और टेम्परेचर चेंज अगर डेल्टा टी है, तो अगर ये एक्सपैंड करता है तो ये एक्सपैंड होने नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाकर नहीं घटाकर इसको चेंज कर रहा हूँ, तो अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ये कूल होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा।
तो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, ये अंदर जाना चाहेगा, तो वॉल उसको वापस खींचकर उसी स्टेट पे लाना चाहेगा, है ना। तो देखिए इसमें एक्सपैंड होना चाह रहा है, तो बाहर की ओर से इधर फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो ये एक्सपैंड होना चाहेगा तो फोर्स ऐसे लगेगा वॉल से। तो ये किस नेचर की फोर्स हो रही है यहाँ पे डेवलप, कंप्रेसिव। कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर आप यही चीज़ को टेम्परेचर कूल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे एक पतली सी वायर ले लेता हूँ मैं, ओके, और इसको वॉल के साथ यहाँ पे फिक्स कर रखा है। अब अगर टेम्परेचर फॉल कराइए, आप टेम्परेचर इसका फॉल करा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर इज लोअर्ड, तो टेम्परेचर लोअर होने से क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, फोर्स जो है वो वॉल के द्वारा कैसा लगेगा, इसको वापस इसको खींचकर इसी स्टेट पर लाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो ये फोर्स ऐसे डेवलप होगी और इसमें फोर्स इधर से डेवलप होगी, ओके, इधर से। तो ये फोर्स किस नेचर का है, कंप्रेसिव। यहाँ पे फोर्स किस नेचर का है, ये टेंसाइल है, ये इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, टेंसाइल है, ठीक है। तो ये दोनों बातें मैंने यहाँ पे लिख रखा है। When temperature of the rod is increased, when temperature of the rod is increased under constraint condition, constraint मतलब फंसा हुआ है, रोक के रखे हुआ, then compressive stresses are developed। कैसा डेवलप होता है, कंप्रेसिव, दबाने की कोशिश करता है। तो देखो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अगर एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए ले लेता हूँ, ओके, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। उसी इसका रिवर्स अगर कर लें, मैंने डॉट 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 करके छोड़ दिया है, तो आप यहीं से कंप्लीट कर लेना। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज डिक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज डिक्रीज्ड अंडर कंस्ट्रेंट कंडीशन, देन टेंसाइल स्ट्रेसेस आर डेवलप। इस कंडीशन में कैसी होगी, टेंसाइल ये टेंसाइल फोर्स है, और ऐसी कंडीशन में ये फोर्स कैसी है, ये कंप्रेसिव है, ये दबाने की कोशिश करता है, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा ये हमें पढ़ना है, और ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज ड्यू टू हीटिंग। हीट करने के कारण ही वॉल से स्ट्रेस डेवलप हुई, इसलिए इसका नाम क्या है, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो देखो इसके क्वेश्चंस को कैसे सोचेंगे, या थर्मल स्ट्रेस डेवलप करने के लिए या उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स क्या होंगे वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि ये फ्री होता तो ये एक्सपैंड कितना कर जाता। तो स्टेप 1 में क्या करने वाले, लेट थर्मल इलोंगेशन थर्मल इलोंगेशन कितना है, डेल्टा एल इज क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये होता है, ठीक है। थर्मल इलोंगेशन इज दिस। सेकेंडली, क्योंकि ये इलोंगेट हो रहा है तो वॉल उसको इलोंगेट होने नहीं दे रहा। तो अगर ये वॉल इलोंगेट होने नहीं दे रहा है इसे, तो इसके कारण इतनी ही चेंज वो फोर्स लगाकर ला रहा होगा। तो स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन क्या होगा बताओ, डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ, यही होगा। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब क्योंकि ये टेम्परेचर के कारण है तो मैं इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो इसको यहाँ ले आओ तो क्या रह गया, केवल अल्फा डेल्टा टी, तो दैट इज नथिंग बट अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया थर्मल स्ट्रेन। अब तीसरे स्टेप में जो आप इलास्टिसिटी में सीखे हो वो कंसेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं, और वो क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल इंटू यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। अब डेल्टा एल बाय एल क्या है, अल्फा डेल्टा टी इंटू
y। समझ में आया? इसको इधर भेज दीजिए। तो आ जाता है अल्फा डेल्टा टी इंटू यंग्स मॉड्यूलस। तो दिस इज द स्ट्रेस, और इसी को क्या बोलेंगे? थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस होता कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू डेल्टा टी इंटू यंग्स मॉडुलस, या यंग्स मॉडुलस को आप पहले लिख लीजिए, कोई भी एक चीज कर लीजिए, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही चीज अगर लीनियर वेरिएशन ना आकर वॉल्यूमेट्रिक वेरिएशन आता है ना, वॉल्यूमेट्रिक वेरिएशन, तो मैं डायरेक्ट ही शुरू हो जाता हूं। तो डेल्टा वी बाई वी नॉट क्या लिखते हैं आप? जैसे डेल्टा वी को लिखते हैं वी नॉट गामा डेल्टा टी, तो यहां क्या लिख सकते हैं? गामा डेल्टा टी। अब याद कीजिए बल्क मॉडुलस क्या होता था? बल्क मॉडुलस होता था प्रेशर वेरिएशन बाय डेल्टा वी बाई वी नॉट। तो ये वाली वैल्यू ये है, इसको इधर भेज दीजिए। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस इनटू गामा डेल्टा टी, ये होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर का वेरिएशन ऐसे आ जाता है, अगर आप किसी सॉलिड को या किसी सब्सटेंस को हीट करें, व्हेन हीटेड देन प्रेशर इनसाइड मटीरियल इज दिस मच, बल्क मॉडुलस गामा डेल्टा टी, यहाँ यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। मैं सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ। y क्या है? y इज यंग्स मॉडुलस, ओके, y इज यंग्स मॉडुलस, ओके, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन and delta T is temperature change। अगर ये नेगेटिव है यानी कि कूल कर रहे हो, तो फिर ये जो थर्मल स्ट्रेस है वो कैसी हो जाएगी? टेंसाइल हो जाएगी। बस फॉर्मूला तब भी वही रहेगा और ये पॉजिटिव भी आएगा, बस नेगेटिव सिग्निफाई करेगा कि वो वापस उस वायर को, उस रॉड को खींच कर वहीं लाना चाह रहा है, ठीक है। ये हो गई बात। यहाँ पे B का मतलब है बल्क मॉडुलस, ऑलराइट, और गामा का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज, ठीक है। और डेल्टा पी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, प्रेशर, ये मैंने लिख दिया है, ऑलराइट। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है जब भी कंस्ट्रेंट कंडीशन में, दैट इज कहीं पर फंसा कर, रेस्ट्रिक्ट करके अगर आप हीट करते हैं या आप कूल करते हैं, तो रॉड के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होने की संभावना होती है, और उसको ऐसे सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक है ना। ये हो गई बात। अगर इस पे फोर्स पूछा जाए कि व्हाट इज दिस फोर्स, तो फोर्स विच इज डेवलप, व्हाट इज द कंप्रेसिव फोर्स, तो क्या करोगे आप? आपने ये निकाल लिया ना, तो यहाँ से फोर्स आप लिख सकते हैं कि फोर्स F इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है ना। ये भी आप समझ लीजिए, जो फोर्स यहाँ वॉल से लग रहा है। एरिया क्या है? यही वाली क्रॉस सेक्शन, अगर वो रेडियस है या डायमीटर है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 या पाई आर स्क्वायर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात फोर्स की। चलिए अब इसको कॉपी कीजिए, फिर इस पर देखते हैं अगर दो रॉड्स लगे होंगे तब कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर दो रॉड्स कंबाइन हो और वॉल्स में रिजिडली फिक्स कर दिया जाए और आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें किस तरह से चेंजेस आएंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए नेट आपको दिखाई दिया कि ये एक्सपैंड कर गया, ये वाली रॉड जो है वो इसकी लेंथ आगे खिसक गई है, तो मान लेते हैं ये एक्स यहाँ तक खिसक गया है ना, ऐसे ये इतनी इलोंगेशन हो गई फाइनली एक्स।
तो देखो अगर 1 की इलोंगेशन हुई है ना तो 2 की कंप्रेशन हुई है, नेट जो है वो कंप्रेशन हुआ है। तो एक पॉइंट तो आप समझ लीजिए कि इलोंगेशन ऑफ 1 इज कंप्रेशन ऑफ 2, है ना। 1 का इलोंगेशन 2 के कंप्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो नेट जो इसमें दिखाई दे रहा है ना आपको, अगर ये एक्सपेंडेशन हो रहा है तो नेट क्या हो रहा होगा, समझिए बात को ध्यान से। अगर ये इलोंगेट हो रहा है तो थर्मली इलोंगेट हो रहा है, बट इलास्टिकली जो है वो कंप्रेस भी हो रहा है, तो वो उसकी वॉल्यूम और उसकी लेंथ कम करना चाहेगा। और इधर से भी लग रहा होगा, इससे भी लग रहा होगा इधर, और इससे भी लग रहा होगा इधर, तो एक दूसरे को फोर्स वो लगा रहे होंगे, ठीक है। ऑल्दो न्यूमेरिकली सारे वैल्यूज सेम ही है, तो यहाँ पे फोर्स अगर F2 है और यहाँ पे फोर्स अगर F1 है तो ये दोनों सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझिए ध्यान से, अगर आपको x फाइंड करना है, फाइनली x बताओ क्या होगा, तो 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो डेल्टा L जो थर्मल है, जो थर्मल इलोंगेशन है, वो नेट ज़्यादा होगा, और जो इलास्टिकली कंप्रेशन हो रहा है वो कम होगा। तो x जो दिखाई देगा आपको वो एक्चुअली में डेल्टा L थर्मल माइनस डेल्टा L कंप्रेशन। तो ये जो कंप्रेशन है ये इलास्टिसिटी वाला है, यहाँ पे हुक्स लॉ लगेगा, इलास्टिसिटी वाला, ठीक है। तो मतलब डेल्टा L क्या होगा, F L बाय AY, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। और इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये होगी। तो अगर आप 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 रॉड की बात हो रही है। और सेकेंड दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो डेल्टा L कंप्रेशन जो है वो नेट हो रहा है, नेट क्या दिख रहा है आपको, डिक्रीज इन लेंथ, तो कंप्रेशन हो रहा है, तो 2 का कंप्रेशन माइनस 1 का थर्मल इलोंगेशन, थर्मल, ठीक है। तो थर्मल वाली जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू कम होगी, और कंप्रेशन वाली जो वैल्यू है इलास्टिसिटी वाली वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए नेट जो x दिखाई देगा वो दोनों से सेम ही आने वाला है ना। तो ये पॉइंट भी आप समझ रहे हैं कि कंप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, ये कंप्रेशन इलास्टिसिटी वाला है, तो इलास्टिसिटी में आप लिखेंगे एफ एल, तो एल हो गया L2 बाय ए, यहाँ वाला ए बाय Y2, ठीक है। तो एफ एल बाई ए वाई, अपना L2 जो भी अलग अलग एरिया तो अलग अलग, सेम एरिया तो सेम, ऑलराइट। और इधर से जो फोर्स होगा ना वो सेम होगा, नोट यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि जो फोर्स होगा दोनों ही एंड्स में वो सेम होगा। F1 इज इक्वल्स टू F2, कहाँ वाला F2, यहाँ से जो वॉल से लग रहा है और यहाँ से जो वॉल से लग रहा है, ये सेम होगा। इसका मतलब अगर एरिया सेम है तो थर्मल स्ट्रेस भी दोनों में सेम ही आने वाला है, ऑलराइट। चलिए, तो ये कंसेप्ट है, आपको जानना जरूरी है। अगर 2 रॉड्स होते हैं तो x जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो किसी भी एक रॉड से उसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड कर सकते हो, ऑलराइट। इसको कॉपी कीजिए, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, ऑलराइट। तो क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पर। देखिए, 2 रॉड हैं, इनका लेंथ L1 और इसका लेंथ L2 है, इसके यंग्स मॉडुलस Y1, इसके यंग्स मॉडुलस Y2 है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 और अल्फा 2 है। दो एरिया जो है 2 रॉड्स ऑफ द डिफरेंट मेटल्स हैविंग द सेम एरिया, दोनों का एरिया जो है वो सेम है, ऑलराइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, ये A है, इधर भी A है, A, ठीक है, एरिया सेम है। is placed between the two massive wall, the temperature is now raised by delta T। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं ऐसे, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसमें क्या होगा, फाइंड द फोर्स विथ विच द रॉड्स एक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो दोनों रॉड एक दूसरे पे कितने फोर्स लगा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि दोनों साइड जो फोर्स होता है वो वॉल से सेम ही लग रहा होता है, ठीक है। और रॉड्स जो एक दूसरे को लगाएंगे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्या है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड एट हाई टेम्परेचर, वो इलोंगेटेड लेंथ क्या होगी ये पूछा गया आपसे, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए,
सबसे पहले चीज़ मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले थर्मल इलोंगेशन कर दो। इमेजिन करो कि इधर से कुछ भी नहीं लग रहा, दोनों साइड से फ्री है और इलोंगेशन हो रही है, तो टोटल थर्मल इलोंगेशन क्या होगा? टोटल थर्मल इलोंगेशन, टोटल थर्मल इलोंगेशन क्या होगा बताओ? डेल्टा एल थर्मल इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब डेल्टा L1 क्या होगा? ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ये हो गया। ठीक है, अब अगर फोर्स आप लगाते हैं इधर से, F फोर्स लगाते हैं या लग रहा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब वो एलोंगेट होता है तो वॉल से फोर्स लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कंप्रेसिव फोर्स यहाँ लगने लगेगा। अगर वो इलोंगेट हो रहा है तो वॉल से उसको कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। तो ये जो फोर्स है इसके कारण इसमें कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। और ये कैसी कंप्रेशन होगी? इलास्टिक वाली, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल कंप्रेशन इन रॉड्स वो क्या होगा? तो डेल्टा एल कंप्रेशन लगाएंगे और ये इलास्टिसिटी का कंसेप्ट लगेगा। सही है, तो स्ट्रेस जो है वो इस फोर्स के कारण डेवलप होगी और ए एरिया में डेवलप होगी। तो आपको याद है इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था इलोंगेशन कैसे लिखते थे? FL/AY। तो फोर्स दोनों के लिए सेम है बट लेंथ अलग है और एरिया भी सेम है, यंग्स मॉड्यूलस अलग है। तो ये पहले वाले के लिए है और दूसरे वाले के लिए क्या होगा? L2A/2। ठीक है, तो ये टोटल कंप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लेते हैं F/A, ऑलराइट, L1/Y1 प्लस L2/Y2। और ये जो कंप्रेशन है ना बच्चों, ये कंप्रेशन मैंने बताया था कि टोटल थर्मल इलोंगेशन के बराबर होगा, है ना? क्योंकि पहले आप इमेजिन करते हो कि ये एक्सपैंड कर सकता है, फिर वो उतना ही कंप्रेशन वॉल की तरफ से मिलेगा जिसके कारण स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू दोनों बराबर होगी। सही है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा एल थर्मल। एंड व्हाट इज डेल्टा एल थर्मल? L1 अल्फा 1 T प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। क्वेश्चन asked was find the force with which the rods act on each other। तो यही फोर्स जो यहाँ से लग रहा है वही एक दूसरे को भी फोर्स लगा रहे होते हैं। तो F यहाँ से कैसे लिखोगे? ये सबको भेज दो उधर। तो therefore what is F equals to L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू एरिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये इधर चला गया, ये नीचे आ जाता है, L1/Y1 प्लस L2/Y2, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया फोर्स। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। और जो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि फाइनल लेंथ इनकी क्या होगी? ऑल्सो द लेंथ ऑफ द रॉड एट द हायर टेम्परेचर, ये बताना है। तो जो फर्स्ट लेंथ है वो एक्सपैंड करके कितना लेंथ हो चुका होगा? याद करो, मैंने अभी बताया कि x की वैल्यू जो निकल के आती है वो एक का कंप्रेशन है, दूसरे का इलोंगेशन हो जाता है, नेट कंप्रेशन पता चल जाता है। तो फाइनल लेंथ अगर 1 का लिखोगे, है ना, फाइनल लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड वो क्या होगा? अगर 1 इलोंगेट कर रहा है तो ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 थर्मली इलोंगेट किया, और कंप्रेशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? तो वॉल से हो रहा है और इलास्टिक वाला कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन के कारण क्या लिखोगे? उसको माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे? FL/AY। तो ये हो गया फाइनल लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड। उसी तरह से सेकेंड का क्या होगा? सेकेंड को भी इलोंगेट का कर दो और फिर उसको कंप्रेस करके कम कर दो इसकी लेंथ। ठीक है, ऑल्दो नेट जो होगा उसमें वो कंप्रेशन आ जाएगा क्योंकि इसके वैल्यूज गिवन होंगी, तो अपने आप ही वो माइनस आ जाएगा, कोई एक वैल्यू माइनस आ जाने वाला है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को एक जैसा ही ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज पता नहीं है, देखना वो मैथमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनल लेंथ ऑफ सेकेंड रॉड इज L2
1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी माइनस एफ L2 बाई ए वाई टू। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये लेंथ फाइनल हो जाएगी। हो सकता है ये वैल्यू बड़ी हो, ये छोटी हो, तो अपने आप ही वो माइनस नेगेटिव में आ जाएगा, तो समझ आ जाएगा कि वो इलोंगेट नहीं कंप्रेस हुआ है। मैंने इसको एक ही वैल्यू ले लिया है। ऑल्दो मैंने बताया कि एक का इलोंगेशन दूसरे का कंप्रेशन होता है, तो नेट कंप्रेशन के टाइम मैंने ये वाला पहले लिखा था, ये बाद में लिखा था, है ना, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे रफली लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में जो लास्ट क्वेश्चन है वो बल्क मॉडुलस से रिलेटेड है, जिसमें मैंने प्रेशर चेंज पे भी क्वेश्चन पूछ दिया है। ऑल्दो मैंने थ्योरी आपको बताया अभी कैसे करते हैं, आइए अप्लाई करते हैं इस थ्योरी को। अ स्टील बॉल इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 120 डिग्री, कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। फाइंड द फाइनल प्रेशर इनसाइड द बॉल। ठीक है, अल्फा दिया है और बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि फाइनल प्रेशर इनसाइड द बॉल क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसका थ्योरी मैंने आपको दे रखा है, कैसे करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। जो प्रेशर चेंज होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, जो प्रेशर चेंज होता है बच्चों वो होता है बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाई वी होता है ना, याद करो। और डेल्टा वी बाई वी को लिखने का तरीका कैसे बताया था गामा डेल्टा टी। और गामा को कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स अल्फा। तो क्या ये हो गया 3 अल्फा इंटू बी बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा टी, यही होगा। ठीक है, तो अल्फा कितना है देख लो, अल्फा है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁵, बल्क मॉडुलस 1.6 इंटू 10⁻11, 3 अल्फा बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी देखो कितना है, 20 डिग्री और 120 डिग्री पहुंच गया, तो डिफरेंस कितने का आया है, 100 का आया है ना, दिस इज 100। तो 120 माइनस 20, तो 100 डिग्री का डिफरेंस। आइए सॉल्व करते हैं। तो प्रेशर में चेंज कितने का आ चुका है, प्रेशर में चेंज कितने का आया देखिए, सॉल्व करें। 6.3 इंटू 3 इंटू 1.1 भी है, अच्छा। तो 33 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आता है। 33 इंटू 16, तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, फिर 16 3 जा 48, 52 हो गया। तो 528 है ना। अब डेसिमल बाद में देख लेंगे, तो ये आ गया 528 इंटू 10⁻⁴ देखिए, ये एक डेसिमल चला गया नीचे, ये एक डेसिमल आ गया नीचे, ऑलराइट, एंड दिस इज 100, दिस इज 100। ठीक, तो सॉल्व करो तो 10⁻⁻⁻5 प्लस 11 प्लस 2, और ये दोनों 100 है, -2, तो ये कैंसिल हो गए, 11 में से 5 गया तो 6। तो प्रेशर में चेंज कितना आया बच्चों, तो 528, यानी कि 528 इंटू 10⁻⁶। तो डेसिमल में अगर आप लेके जाएंगे, तो डेसिमल इसमें नहीं दिया है, ठीक है, तो डेसिमल में अगर लेके जाएं या 10⁵ ही इसको रखें, तो 10⁵ में एक 0 इधर आ जाता है, तो ये आ जाता है 5280 इंटू 10⁵ पास्कल। इतने का चेंज आ गया प्रेशर में। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये जो फाइनल प्रेशर जो इंक्रीज हुआ, ये किसके कारण हो रहा है, बल्क मॉडुलस के कारण। जो प्रेशर चेंज होता है, बल्क मॉडुलस जो इलास्टिकली प्रेशर चेंज हो रहा है, वो उतना ही होना चाहिए जितना कि आप थर्मल एक्सपेंशन के कारण बढ़ा रहे हैं। जब आप हीट करते हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अब वही चीज़ अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं लाना, अगर वॉल्यूम में चेंज लिखा है ना कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो तभी पॉसिबल है जब जितना एक्सपेंशन होना चाहिए थर्मल के कारण, उतनी ही कंप्रेशन इलास्टिकली हो जाए, दैट इज बल्क मॉडुलस के कारण, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब प्रेशर में जो चेंज है, जो अंदर में प्रेशर चेंज आना चाहिए था या जो होना चाहिए था, वो इतना ही होना चाहिए जो इससे आ रहा है। तो फाइनली इतना अगर रहे तो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो इतने का चेंज आना चाहिए प्रेशर में। अब ये मत सोचना कि इसको
इनिशियल प्रेशर इतना था तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, प्रेशर में जो चेंज आया वो थर्मल के कारण आया, उतना ही इलास्टिसिटी के कारण आना चाहिए ताकि वॉल्यूम में चेंज ना आए। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर यहीं एंड होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड इलास्टिसिटी एज वेल एज थर्मल एक्सपेंशन। ये लास्ट का जो पॉइंट मैंने कवर किया, लास्ट का टॉपिक जो थर्मल स्ट्रेस है, उसमें इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन दोनों मिलाकर कंसेप्ट बना गया है। उससे क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये मिक्स कंसेप्ट का प्रैक्टिस जरूर रखना अपने पास। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय बाय।